हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 12 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कोऑपरेटिव स्पिरिट, सेकंड है अ राइट टू सेफ्टी, थर्ड टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द यूथ एंड फोर्थ इज़ शेयरिंग अ ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक। आज के चारों आर्टिकल बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और इस तरह के आर्टिकल हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसलिए इन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है कोऑपरेटिव स्पिरिट। तो फिलहाल अभी एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और इसलिए ये जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का मैटर बन चुका है। तो देखते हैं फ़िलहाल इस आर्टिकल में राइटर क्या सजेस्ट कर रहे हैं या क्या बता रहे हैं। कोऑपरेटिव्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में वहाँ का जो स्टेट है, मार्केट है, सबका रोल तो होता है। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस। देखो है क्या कि कोऑपरेटिव का रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट में, पर उसके रोल पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं किया जाता है और ना ही उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसको उतना फोकस दिया जाए, उतना अटेंशन दिया जाए और उस पर उतना काम किया जाए जिससे कि वो डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सके। तो फ़िलहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल अवस्था में है कि वहाँ पे उनका रोल जो होना चाहिए वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके रोल को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये जो नई मिनिस्ट्री है जो बनाई गई है, ये कोऑपरेटिव की अवस्था को नेग्लिजेंस से उठाएगी और इसको स्ट्रेंथन करेगी और उसके रोल को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगी हमारी सोसाइटी में। पर क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये इसलिए बनाई गई है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ज़्यादा पावर को कॉन्सेंट्रेट कर सके, और ये मूव इसीलिए लिया गया है, ऐसा कहना है क्रिटिक्स का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल की तरह इसको देख रही है, जबकि क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट का मेन एम है कि अपने आप के पास वो पावर को स्ट्रेंथन कर सके और सेंट्रलाइज वे में वो काम कर सके। कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर है, क्रेडिट है एंड मार्केटिंग है। फ़िलहाल इन फील्ड में कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हम कहें डोमिनेंट है, पर दूसरे भी यहाँ पे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव हैं, बट उनका रोल उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है या हम कहें इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाया है वहाँ पे। और रीज़न यही है कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कोऑपरेटिव्स पर जितना कि देना चाहिए था। तो फ़िलहाल एग्रीकल्चर है, क्रेडिट है, मार्केटिंग है, यहीं पे इनका रोल काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हम देख सकते हैं। तो अब देखो, अगर हम केरला की एग्जांपल लें तो यहाँ पे राइटर कहते हैं इन केरला हैव गॉट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। तो कोऑपरेटिव्स का रोल केरला में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डाइवर्स सेक्टर में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जैसे कि रनिंग आईटी पार्क्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पे भी कोऑपरेटिव का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है हम कह सकते हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है और उनके रोल को काफ़ी स्ट्रेंथन करने की वहाँ पर कोशिश की गई है। पर बहुत सारे अभी ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स का एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर दे रखा है, और ऐसे बहुत सारे और भी एवेन्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे इन कोऑपरेटिव्स के रोल को स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इन रिटर्न सोसाइटी को ओवरऑल इससे बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है। अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो ये 1904 यानी कॉलोनियल इरा में इसकी शुरुआत हुई थी कोऑपरेटिव्स की। पर इंडिपेंडेंट हम कंट्री में देखें यानी इंडिया में देखें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया था 2002 में, और उसके बाद ही इनके रोल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं या जो कोऑपरेटिव्स हैं वो फॉल करते हैं स्टेट लिस्ट में, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। और यहाँ पे इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि अगर कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में है तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल ये मिनिस्ट्री कैसे बनाई जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जबकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम कोऑपरेटिव्स को देखें तो जनरली ये जो मार्केट के लॉजिक होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरली मार्केट किस पे वर्क करती है, प्रॉफिट अर्न करने पे के मोटिव से वर्क करती है। तो कोऑपरेटिव का रोल ऐसा नहीं होता है, वो इससे डिफरेंट काम करते हैं। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो सभी
का बेनिफिट देखते हैं और सभी का बेनिफिट यहाँ पे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस सेंस में जो हम कहें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि हर एक पर्सन को वो इक्वली यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको शेयर करते हैं। जबकि अगर हम देखें जो प्राइवेट मार्केट्स होते हैं या मार्केट हम कहें मार्केट के जो लॉज हैं वो वर्क करते हैं प्रॉफिट पे, और वो प्रॉफिट कुछ फिक्स लोगों के हाथ में ही रह जाते हैं। बाकी सारे वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सिर्फ ओनर के हाथों में रह जाता है, बाकी को सिर्फ उनका वर्किंग के बदले में उन्हें वेजेस में दिए जाते हैं। जबकि कोऑपरेटिव में जो भी शेयर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे में जो एक बैलेंस स्टैब्लिश किया जा सकता है, मतलब जो ये गैप जनरेट हो जाता है ना रिच एंड पुअर के बीच में मार्केट में, वो ब्रिज करने के लिए कोऑपरेटिव्स का हेल्प लिया जा सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। ऐसे में देखो यहाँ पे ये कहा भी गया है इस आर्टिकल में कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दे हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पॉवर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि ये रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस सोसाइटी का जो भी हिस्सा है उस पर्सन के बीच में इनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहाँ पे पुअर है या रिच है, तो ये जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिविएशन में, फूड सिक्योरिटी में, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में एंड इन्वामेंटल प्रोटेक्शन वगैरह, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है। और सभी के प्रति हम कहें जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी भी कंट्री या स्टेट के लिए। लेकिन अभी तक देखो होता क्या था, क्योंकि कोऑपरेटिव्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता था, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मिसमैनेजमेंट, करप्शन डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट। तो इस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो है मिसमैनेजमेंट और करप्शन की, और इस वजह से कोऑपरेटिव्स जितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी सोसाइटी या स्टेट में, उतना नहीं कर पा रहा है। और इसी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट का ये मूव लिया गया है, जहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। अब देखो, डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड स्टेट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट आरबीआई का भी होता है, स्टेट का भी होता है, पर इसके बावजूद उनमें कुछ ऑटोनमी होती है। देयर इज़ कंसिडरेबली ऑटोनमी फॉर द सेक्टर विच इज़ ऑफन मिसयूज। तो यहाँ पे ऑटोनमी है और इस ऑटोनमी का गलत तरीके से भी फ़ायदा उठाया जाता है लोगों के द्वारा, और फिर मिसमैनेजमेंट और करप्शन के जैसे केसेस हमें रजिस्टर होते हैं। तो अगर इसको ख़त्म करना है तो, और अगर सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। इट कुड इंडीड बी कैटलिस्ट बट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज अ कमांड अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है, ये बहुत अच्छा मूव भी साबित हो सकता है। अगर वो तरीके से काम करे तो ये कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी, जैसे साइंस के टर्म में, किसी रिएक्शन को इन्हांस कर देता है। तो सेम ऐसे ही सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव का रोल है उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, इन्हांस कर सकती है ये मिनिस्ट्री, अगर ये तरीके से काम करे। लेकिन अगर ये सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करने लग गई और अपने पास ही पावर को ये केंद्रित करने पे अगर फोकस करने लग गई, तब यहाँ पे कमांड एक तरीके से एक सेंटर होगा और फिर वहाँ से काम किया जाएगा, तो लोकल लेवल पे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, और फिर जो इसके एजेंडाज़ हैं जिसलिए बनाई गई है शायद वो अंडरमाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोकस इस मिनिस्ट्री को ये करना है कि अपने पास पावर को सेंट्रलाइज ना करके ये फोकस करे कि इस सोसाइटीज़ को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है और लोगों तक किस तरीके से इसकी रीच को और ज़्यादा इन्हांस करना है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि है अ राइट टू सेफ्टी। तो फिलहाल देखो, पिछले ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल से हम पैंडेमिक का सामना कर ही रहे हैं, और इसने अलग अलग सेक्टर्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, चाहे वो इकॉनमी का सेक्टर है या कोई से भी दूसरे सेक्टर्स हो सकते हैं। पर स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी पिछले 1-1.5 साल से बंद ही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब क्लोज़ किए हुए हैं। और इस वजह से हो क्या रहा है कि बच्चे घरों में ही कन्फाइन हो गए, ना वो अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं
बच्चों के मेंटल हेल्थ पे और उनके एजुकेशनल जो उनका एक ग्रोथ होना चाहिए था उस पर बुरा इम्पैक्ट आया है। और इसलिए राइटर कह रहे हैं कि देयर इज़ नीड टू रिकॉग्नाइज टीचर्स एज फ्रंट लाइन वर्कर्स। क्योंकि देखो फ़िलहाल ये भी हो रहा है कि टीचर्स को अलग अलग जगह ड्यूटीज़ पे लगाया भी जा रहा है कोविड को फाइट करने के लिए अलग अलग जगह पे। और इसके अलावा भी अगर ऐसा ना भी किया जा रहा होता तो भी टीचर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सारे टीचर्स को वैक्सीनेशन नहीं करा दिया जाता है और वो सेफ़ नहीं हो जाते हैं तब तक स्कूलों का ओपन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर टीचर्स हेल्दी नहीं होंगे तो बच्चों का उनके साथ इंटरेक्शन भी हेल्दी वे में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि टीचर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाए और फिर धीरे धीरे स्कूल्स को ओपन करने की शुरुआत की जाए। और ये जो टीचर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि स्कूल रीओपन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि वैक्सीनेशन पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज तो किया जा रहा है, पर वैक्सीनेशन कराने में एक प्रॉब्लम ये है कि देखो वैक्सीनेशन की सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल है ये ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ ये भी हो कि उस तक रीच इंश्योर कराई जा सके। और रीच इंश्योर कराने के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए उबर एंड यूनेस्को ये दोनों साथ आए हैं और इन्होंने फ्री राइडर्स फॉर टीचर्स एक कैंपेन शुरू किया है जहाँ पे 25,000 टीचर्स को 1 लाख राइड फ्री प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना और उनको वापस लाना दोनों डोजेस के लिए। और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है चेन्नई में, कोयम्बतूर में और तिरुचिरापल्ली में। तो ये तमिलनाडु में ये चीज़ लॉन्च की गई है और एक अच्छा मूव कहा जा सकता है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे यूनेस्को एंड उबर साथ में मिलकर आए हैं। तो ऐसा एक लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव चलाया गया था जो कि है ग्लोबल एजुकेशन कोalition। ये चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा ही। और ये क्या करता था, ये एक प्लेटफॉर्म है, अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन टू प्रोटेक्ट द राइट टू एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड के, चाहे वो गवर्नमेंट है या सिविल सोसाइटी है, ये अलग अलग मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो उसको इंश्योर कराया जा सके पेंडेमिक के टाइम में भी। अब यहाँ पे देखो कहा गया है कि कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कैन गो अ लॉन्ग वे इन कम्बैटिंग दिस क्राइसिस। तो फिलहाल जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन जो क्राइसिस अराइज हुई है, यहाँ पे अगर कोऑपरेशन हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में तो इस क्राइसिस को कम्बैट हम आसानी से कर सकते हैं। और टीचर्स का रोल यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अचीव करने में। क्योंकि अब देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, तो इसमें 17 गोल्स डिटरमाइन किए हुए हैं और इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो कि है क्वालिटी एजुकेशन, ये इसको अगर हमें इंश्योर कराना है तो टीचर्स का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए टीचर्स का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उबर प्लस यूनेस्को के द्वारा कहीं ना कहीं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। और आपको ये सारे बाकी भी जितने भी गोल्स हैं 1 to 17 ये भी याद करने हैं कि किस गोल में क्या है और क्या अचीव करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। तो देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मेन एम होता है टू फोकस अटेंशन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़। तो यानी पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है या क्या कंसर्न्स वहाँ पे हो सकते हैं, तो उस पे अटेंशन लाने के लिए, उस पे फोकस लाने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि है 11 जुलाई को। फर्स्ट अगर हम देखें तो ये ऑब्ज़र्व किया गया था 1989 में और ये ऑब्ज़र्व किस के द्वारा किया गया था, तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, किसी भी कंट्री में वर्कफोर्स जो है वो 15 to 59 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच के जो लोग होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है और इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसे 62% वर्किंग पॉपुलेशन है। तो हमारे लिए जो हम कहें डेमोग्राफिक डिविडेंड है काफ़ी पॉजिटिव है और इससे हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं।
और अगर हम मीडियन एज देखें तो यहाँ पे लेस देन 30 ईयर्स है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी यंग कंट्रीज़ में आते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी किसी भी कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि 15 to 59 एज ग्रुप के में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो यानी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग वर्किंग होते हैं और वो प्रोडक्टिविटी में अपना रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया में देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर इस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनटू रियलिटी रिक्वायर्स एडोलसेंस एंड यूथ टू बी हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड। तो इनका स्वस्थ रहना, वेल एजुकेटेड होना, वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है अगर हम इनके पोटेंशियल को एक्चुअल में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्कफोर्स होने के बाद भी अगर हम उन्हें हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज उन्हें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज उन्हें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग उस तरीके की नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में चाहिए, तो फिर हम इसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमारे फेवर में होना तो ज़रूरी है ही, साथ साथ उनका हेल्दी होना, एजुकेटेड होना और वेल स्किल्ड एंड ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उससे पॉजिटिव आउटकम ले सकें। तो अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक सर्वे किया गया है, वर्ल्ड बैंक का एक्चुअली एक डेटा रिलीज़ किया गया जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे अगर हम इंडिया में देखें 4.4% था 2019 में, और 2020 में ये कम हो गए 3.4% हो गया है। जीडीपी का 3.4% ही सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे खर्च किया गया है। तो अगर हम देखें कि एजुकेशन पे काफ़ी कम ही हम खर्च कर रहे हैं, और 2019 से तो हमने 1% और ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया है ये अमाउंट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के सर्वे में ही कहा गया है कि इंडिया 62nd पोजीशन पे आता है अगर हम देखें कि वो कितना खर्च करता है पर स्टूडेंट पे। तो ये रैंकिंग भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम फाइट करना चाहते हैं, अपनी वर्कफोर्स को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, स्किल्ड बनाना चाहते हैं, एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, तो हमें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होगा हमारे स्टूडेंट्स पे और हमारे स्कूल्स पर। तो ऐसे में अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर टीचर स्टूडेंट रेशो देखें तो वो भी जो होना चाहिए वैसा नहीं है। एक टीचर्स अगर एक बार में 60 या 80 बच्चों को एक क्लास में टीच कर रहा है तो हम वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कराया जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये तो हम कहें कि पैंडेमिक के पहले की भी यही हालत थी, और पैंडेमिक के बाद जब स्कूल क्लोज़ हो गए तो इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, सीरियसली इम्पैक्ट डाला है बच्चों की लाइफ पे और उनके मेंटल वेलबींग पर, क्योंकि अब बच्चे स्कूल में आ नहीं पा रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे हैं, वो एक छोटे से एरिया में यानी अपने घर में कन्फाइन होकर रह गए हैं। तो वहाँ पे उनकी लाइफ पे ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी इम्पैक्ट आया है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे उनके घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, वहाँ की जो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी ख़राब है और नॉर्मली आसपास का माहौल भी इतना अच्छा नहीं है, और जिस वजह से स्टूडेंट का मेंटल वेलबींग है वहाँ पे इंश्योर कराया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे कि इस सिचुएशन से इन बच्चों को बचाया जा सके। अब अगर हम देखें तो 17% यूथ है वो पीपल लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये सर्वे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 17% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है पर हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। तो 17% अगर ऐसे लोग हैं तो ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। फोकस ऑन वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं कराया जाएगा तब तक स्टूडेंट को भी स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता है, और टीचर्स और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो ऑफलाइन मोड में फिर इंश्योर नहीं कराया जा पाएगा जब तक कि टीचर्स को वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में देखो, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इन रीओपनिंग स्कूल्स बेस्ड ऑन लोकल कोविड-19 ट्रांसमिशन रेट। तो यहाँ पे स्कूल को रीओपन करने के बारे में सोचा जा सकता है, पर ये जो अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी लोकल लेवल पे डिसाइड होनी चाहिए कि अगर किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में या डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है या वहाँ पे कोविड-19 केसेस नहीं हैं,
तो वहाँ पे स्कूल्स ओपन किए जा सकते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, और ऐसा भी किया जा सकता है कि मिक्स कर दिया जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को, जिससे कि स्टूडेंट की पढ़ाई भी यहाँ पे इफ़ेक्ट ना हो और उनकी मेंटल वेलबींग को भी इंश्योर कराया जा सके। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मूव होगा कि कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे केसेस काफ़ी कम है वहाँ पे स्कूल्स खोले जा सकते हैं। और उड़ीसा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया भी है कि वहाँ पे जहाँ पे भी केसेस कम है वहाँ पे ऐसा किया गया है। अब देखो हुआ क्या है कि चाइल्ड मैरिज हैज़ रजिस्टर्ड एन अलार्मिंग राइज। जनरली हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि अगर पेरेंट्स पॉवर्टी की हालत में हैं तो वो जनरली प्रेफर करते हैं कि लड़की की शादी कर दो, ये दूसरे घर चली जाएगी और इस तरीके से गरीबी की हालत से कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। तो पेंडेमिक की हालत में तो वैसे भी बहुत सारी जॉब का लॉस हुआ है और वेजेस भी कम हुए हैं लोगों के, तो पॉवर्टी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया था इस पेंडेमिक के टाइम में। तो इस वजह से जो चाइल्ड मैरिज है उसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको टैकल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अब जनरली सभी घर पे रह रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल हैं। तो ऐसे में फ़ीमेल पर होने वाले वायलेंस के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोग बिज़ी भी उतना ज़्यादा नहीं हैं। तो इस ओवरऑल जो सिचुएशन है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। अब ऐसे में कोलैबोरेटिव एक्शंस बाय की मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटी विल बी सेंट्रल टू डेवलपिंग अ होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चाहे वो वायलेंस का प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम है या मेंटल वेलबींग का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़, सिविल सोसाइटीज़, मिनिस्ट्रीज़, इन सब का एक तरह से कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ में मिलकर आना और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मिड डे मील है, तो मिड डे मील के थ्रू ना सिर्फ बच्चों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता था स्कूल में, बल्कि उनके न्यूट्रिशन लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। तो अब क्योंकि स्कूल बंद है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब की हालात में ये बच्चों तक एजुकेशन को किस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से इंश्योर करेंगे। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रोल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो न्यूट्रिशन को इंश्योर करें इन बच्चों में। और फिर यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब मिलकर आपस में काम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं जो जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं, उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स और ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये साथ में मिलकर ऐसा कर सकते हैं कि डोर टू डोर जाकर उन बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, सिविल सोसाइटी है, टीचर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सब अगर कोलैबोरेट करें और साथ मिलकर काम करें तो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी हम काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग दी आउटरीच वाया हेल्पलाइंस, तो हेल्पलाइन को फ़िलहाल स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, वायलेंस से रिलेटेड है या किसी दूसरी तरह की अगर प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन के द्वारा भी मदद पहुँचाई जा सकती है नीडेड पर्सन तक। तो ऐसे में उन हेल्पलाइन नंबर्स को तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू, हेल्पलाइन नंबर को एक्टिव रख के इनके थ्रू लोगों तक पहुंच को इंश्योर किया जा सकता है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है कुछ हद तक इन हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू भी पूरी की जा सकती है। तो ऐसे में देखो, यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि ईस्ट एशियाज़ इकोनॉमिक मिरेकल 1965 और 1990 के बीच में अगर हम देखें, ईस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा उसने डेवलपमेंट की थी और उसके डेवलपमेंट के पीछे जो मेन इम्पॉर्टेंट था कि वहाँ पे जो सोशल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया था और पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई गई थी
कि वहाँ पे सभी ने मिलकर काम किया और कोलैबोरेशन के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक मिरेकल कहा जा सकता है जिसको ईस्ट एशिया का, जो कि 1965 से 1990 के बीच में रजिस्टर किया गया था। तो इस तरह की सिचुएशन हम आज इंडिया में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर ये सभी सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और फ़िलहाल की सिचुएशन को, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश अगर मिलजुल कर की जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल है, शेपिंग आर ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया जो है एक इंडो पैसिफिक रिलेशन में इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी इंडिया एक सेंट्रल कंट्री के रूप में अपना रोल प्ले कर रही है। और इसका रीज़न क्या है कि इंडिया के रिलेशन या इंगेजमेंट हम कहें वेस्टर्न नेशंस के द्वारा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो वैसे भी कोई हमारा परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। सिचुएशन के साथ साथ रिलेशंस चेंज होते रहते हैं और फिलहाल जैसे इंडिया पहले रशिया का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर अब के टाइम में इंडिया और यूएस का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया के जो इंगेजमेंट है वो इन्हांस हो रहा है और उनके रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें कि इंडिया का रोल इन एरियाज़ में अगर स्ट्रेंथन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओवरऑल रीजन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूती के साथ सामने आ रहा है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली बाय रिजिड एंड स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल अलायंस फ्रेमवर्क्स। तो अब जो सिचुएशंस अराइज हो रही हैं वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना के द्वारा, चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम है, या चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है और वो अपने आप को हर जगह असर्ट कर रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके थे या ट्रेडिशनल अलायंसेस थी वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वर्क नहीं करेंगे। तो उसको रीशफल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नए रिलेशंस बनना ज़रूरी है और आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलायंसेस बनना ज़रूरी है जिससे इन सिचुएशंस को टैकल किया जा सके। तो ऐसे में देखो, जियोग्राफिकल वास्टनेस इंडो पैसिफिक की बात करें तो ये रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसलिए यहाँ पे हम कहें इतनी वास्टनेस की वजह से यहाँ पे जो चैलेंजेस होंगे वो भी उतने ही ज़्यादा होंगे। क्रिटिकलिटी ऑफ चैलेंजेस पावर्ड बाय चाइनाज असर्टिव इनिशिएटिव्स। फर्स्टली देखें तो जियोग्राफिकल वास्टनेस, तो इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पे होने वाले चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। क्रिटिकलिटी ऑफ चैलेंजेस पावर्ड बाय चाइनाज असर्टिव इनिशिएटिव्स, तो फिलहाल हम चाइना की भी टेंडेंसी देख रहे हैं कि वो हर जगह अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। फिलहाल हम चाहे इंडिया चाइना के बीच के रिलेशन की बात करें, जो बॉर्डर पे जो टेंशन्स अराइज हुई हैं पिछले 1 सालों में, या फिर साउथ चाइना सी में चाइना का खुद का एक्सपेंशन और खुद की टेरिटरीज बताना, तो ये सारे चैलेंजेस आज के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ये भी देखें कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में लैकिंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल उतना पावरफुल नहीं है इंडो पैसिफिक रीजन में जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो। तो ऐसे में हम एक क्वाड ग्रुप को हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक अब ये फ़िलहाल काफ़ी पावरफुल हुआ है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं और ये अपना रोल प्ले करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ दैट शेयर सिमिलर वैल्यूज़ एंड फेस सिमिलर चैलेंजेस आर कमिंग टुगेदर। तो इंडो पैसिफिक रीजन में वो कंट्रीज़ जिनके सिमिलर वैल्यूज़ हैं और वो सिमिलर तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो साथ में आए हैं। हालांकि क्वाड के लिए ये कहना बिल्कुल 100% तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं और चारों के सामने जो चैलेंज हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं। हाँ, उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं बट डिफरेंसेस भी काफ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उनके सिमिलर वैल्यूज़ हैं और सिमिलर चैलेंजेस हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं पर कहीं ना कहीं ये साथ मिलकर उसको टैकल करना चाहते हैं, पर सिमिलैरिटी ना होते हुए भी ये साथ में आए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
फिर ऐसे में देखें कि इटली सीकिंग टू ज्वाइन इंडिया एंड जापान इन अ ट्राईलेटरल पार्टनरशिप। तो इटली ने फिलहाल विलिंगनेस शो करी है कि वो इंडिया एंड जापान के साथ मिलकर एक ट्राईलेटरल पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहता है। और पहले अगर हम इटली देखें तो ये जनरली फोकस करता था अटलांटिक रीजन में या फिर यूरोपियन रीजन में, तो यहीं तक उसका डायमेंशन सीमित था। पर अब इटली भी अपने आप को ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने रोल को शायद ये इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए इंडिया और जापान के साथ मिलकर ये एक ट्राईलेटरल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। तो अब इंडिया के लिए देखें तो इंडिया इंटरेस्टेड इन forging new partnerships with like-minded countries interested in preserving peace and stability in Indo-Pacific। तो इंडिया के इंटरेस्ट में है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो शांत रहे, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो। तो ऐसे में हर वो कंट्री जो कि लाइक माइंडेड हैं और इस तरीके से ही काम करना चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया अलाइंसेस बनाएगा और पार्टनरशिप्स करेगा। तो ऐसे में इटालियन गवर्नमेंट मस्ट फॉर्मुलेट अ क्लियर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दैट मस्ट इंडिकेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इनिशिएटिव्स इट इज़ विलिंग टू इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इटली, इंडिया और जापान ये ट्राईलेटरल रिलेशनशिप तो अच्छा है, पर सिर्फ रिलेशनशिप होने से कोई बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स ना हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऐसा कोई इनिशिएटिव ना हो। तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि इटली ऐसे रूल्स को फॉर्मुलेट करे, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जो कि क्लियरली मेंशन करता हो कि ये जो ट्राईलेटरल पार्टनरशिप है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इससे तीनों कंट्रीज़ के लिए क्या क्या यहाँ पे उनके किस तरीके से निहितार्थ इसमें छिपे हुए हैं। तो ये किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस पार्टनरशिप को एक्चुअल तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो इनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ट्राईलेटरल इनिशिएटिव्स कैन एंड शुड बी फोरम टू फोस्टर एंड कंसोलिडेट अ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन थ्री कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली एक्सपैंड इंडिया इटली बायलेटरल रिलेशंस। देखो अगर हम बात करें इंडिया और जापान की, तो इंडिया जापान के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सेम ऐसे जापान और इटली के भी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर इंडिया और इटली के बीच में जो रिलेशन जिस तरीके से होने चाहिए थे वैसे है नहीं। कुछ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में ये जो ट्राईलेटरल पार्टनरशिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये ट्राईलेटरल पार्टनरशिप के रूप में तो तीनों कंट्रीज़ को हेल्प करेगी ही करेगी, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी इंडिया और इटली को भी कि ये अपने बायलेटरल रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने भी, इटली के सामने भी, कि ये अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकें और जो इनकी कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक नीड टू डिफाइन अ कॉमन इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक एजेंडा। तो यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर एक कॉमन इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एजेंडा सामने रखें जिस पर ये आगे काम कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिक्योरिटी लेवल की बात करें, द वेल डिफाइंड इंडिया जापान इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स कैन ईजिली बी कॉम्प्लीमेंटेड। देखो इंडिया और जापान ऑलरेडी इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी एंड पीस को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इटली की बात करें तो इटली जो सोमालिया में जो पायरेसी होती है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन चला रहा है। तो ऐसे में जब इटली का ये रोल और जापान और इंडिया जब साथ में मिल जाते हैं तो ओवरऑल हम देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को स्टैब्लिश करने में सिक्योरिटी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा मूव कहा जा सकता है या एक अच्छा मूव लिया जा सकता है इनके द्वारा। तो ये मेनली यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया के पास भी और इटली के पास भी एक अच्छा मौका है जब ये दोनों अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन में अगर ज़्यादा कंट्रीज़ इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होती हैं तो इस रीजन में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे स्ट्रेंथ मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ एक एजेंडा के साथ सामने आएंगी। तो इस रीजन में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा और म्यूचुअल हम कहें कोऑपरेशन होगा यहाँ पे, और सभी कंट्रीज़ एक दूसरे से यहाँ पे फ़ायदा ले पाएंगी और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगी। तो ये थे आज के 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।